स्टार्ट करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का पार्ट 2 है, ठीक है। 2 लेक्चर में पूरा प्यूरिफिकेशन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। क्या लिखा है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस पार्ट 2 एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पार्ट 2, और क्या है पीवाईक्यू डिस्कशन भी हम लोग इसी में कर लेंगे, ठीक है। देखो ओके, अब क्या है एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए अलग से 2 मेथड है एस्टिमेशन के लिए, ठीक है। नाइट्रोजन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एस्टिमेटेड बाय ड्यूमा मेथड और जेल्डाल मेथड, ठीक है। जेल्डाल मेथड और ड्यूमा मेथड हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। पहले पढ़ेंगे ड्यूमा मेथड, फिर पढ़ेंगे क्या है जेल्डाल मेथड। चलो देखते हैं क्या लिखा है ड्यूमा मेथड, ठीक है। क्या है ड्यूमा मेथड, देखो क्या बोलता है, ए वेट, क्या लिखा है, ए वे अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड विथ क्यूप्रिक ऑक्साइड इन एन एटमोस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड। देखो क्या है, एक क्या है हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड लिए, उसको क्या किए क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ हीट किए, उससे क्या हुआ जितना भी कार्बन कंपाउंड था मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, पहला स्टेप। दूसरा, कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट इन कंपाउंड आर ऑक्सीडाइज। देखो हम लोग क्या था, हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे जो कार्बन क्यूप्रिक ऑक्साइड से साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन क्यूप्रिक ऑक्साइड मिलके वाटर बनाता है, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। ओके, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या बन जाएगा, कार्बन सिंपल इसको बाद में देखें, ठीक है। क्या होगा, कार्बन क्या होगा हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन बना लेगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना लेगा। कब, जब हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्यूप्रिक ऑक्साइड क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ क्या करते हैं, हम लोग उसको रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ओके, क्या हुआ, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन क्या बना लिया, वाटर। अब क्या हुआ, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन नाइट्रोजन क्या हो गया, फ्री हो गया, सिर्फ नाइट्रोजन बचा है, ठीक। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या है, द मिक्सचर ऑफ गैस प्रोड्यूस इज कलेक्टेड ओवर कॉस्टिक क्या है पोटास सॉल्यूशन KOH विच इज एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। देखो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, अब कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दिया गया है, इसको एब्सॉर्ब करवा लिया गया है KOH सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। यही लिखा हुआ है, जो गैस निकलेगा उसको पोटास सॉल्यूशन के साथ एब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। देखो ये हमारा KOH है, क्या हो गया, इस पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, एब्सॉर्ब हो गया, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन इज कलेक्टेड इन अपर पार्ट ऑफ नाइट्रोजन मीटर, ठीक है। मीटर आता है, नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस को भी क्या है कोलेक्ट कर लेते हैं हम लोग नाइट्रोजन मीटर में, ठीक है। चलो अब क्या है ड्यूमा मेथड। ड्यूमा मेथड में ये एक रिएक्शन है, रिएक्शन याद नहीं रखना है, रिएक्शन हमें नहीं पूछा जाता है, ठीक है। एक बार क्या था जेईई मेंस में ये रिएक्शन पूछा गया। देखो क्या है, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, ये क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। इसको क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएं, क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, वाटर बाहर निकल गया और नाइट्रोजन बचा है, ठीक है, नाइट्रोजन। उसके बाद क्या हुआ, इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या है KOH के साथ एब्जॉर्ब करा लिया गया और नाइट्रोजन क्या है बचा हुआ है और इसको नाइट्रोजन मीटर में क्या है हम लोग कलेक्ट कर लिए, हमें नाइट्रोजन मिल चुका है ड्यूमा मेथड के थ्रू, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इस पे न्यूमेरिकल आता है, नॉर्मली नीट में क्या आता है न्यूमेरिकल आता है और जेईई में भी न्यूमेरिकल ही आता है, ठीक है। देखो अब कुछ फॉर्मूला है जिसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। पहला क्या है, देखो पहला फॉर्मूला है हमारा P माइनस P1 बाय T1 इक्वल टू P2 V2 बाय T2। इसको बोलते हैं कंबाइन गैस लॉ, ठीक है, कंबाइन गैस लॉ। इसको आपको याद करना होगा, सिंपल इसको याद करना होगा, ठीक है। अब इसमें कौन क्या है वो देखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, ये प्रेशर क्या है, ये प्रेशर है टोटल प्रेशर, मतलब पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से जो प्रेशर लगेगा वो टोटल प्रेशर हो गया। P1 क्या है, P1 है क्या, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, ये आपको दिया रहता है, क्या है क्या है P1 आपको दिया रहता है, क्वेश्चन में बताएंगे कहां पे क्वेश्चन करेंगे उसके बाद, ठीक है। V1 क्या है, V1 है वॉल्यूम इन ml एट T1 टेम्परेचर, मतलब T1 टेम्परेचर पे कितना वॉल्यूम है वो भी आपको क्या है दिया रहेगा। अब देखो यहाँ P2, ये P2 हमेशा सेम रहेगा, P2 क्या रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 रहेगा, T2 हमेशा सेम रहेगा 273 डिग्री, हमेशा 273 लेना है। और ये V2 हमें निकालना होता है कि कितना वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस हमें देखने को मिला है, ठीक है। तो ये V2
हमें क्या है निकालना है। ये कंबाइंड फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, ठीक है। P माइनस P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2, ठीक है, सब कुछ समझ गए। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। चलो अब देखो क्या लिखा है, ध्यान से देखना। 22.4 लीटर एट STP क्या है 1 मोल, मतलब क्या बोला गया है 22.4 लीटर ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग ml में बदल देते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा 22400 ml एच, कितना 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मिल रहा है। अगर हम लोग 1 ml में निकालना होगा तो क्या हो जाएगा 1/2240 मोल ऑफ नाइट्रोजन, ओके। अब अगर हमें V मोल चाहिए तो V मोल में क्या हो जाएगा V2 चाहिए तो V2/2240 मोल पर N2, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या पता चल गया, हमें मोल पता चल गया, ठीक है। हमें मोल तो निकालना नहीं है, हमें क्या चाहिए परसेंटेज, सिंपल सी बात परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना होता है। अब ध्यान से देखना ये क्या है ये हो गया हमारा मोल, क्या है मोल ऑफ N2 इक्वल टू क्या हो गया V2/224। अब क्या है हमें क्या इसको इस मोल को हम वेट में चेंज कर सकते हैं। वेट क्या होगा देखो, मोल इक्वल टू क्या होता है वेट बाय मोलिकुलर वेट, ठीक है। हम मोल इनटू मोलिकुलर वेट देखो इक्वल टू क्या हो जाएगा वेट। अब ध्यान से देखो ये हमारा मोल है और वेट क्या होता है मोल इनटू मोलिकुलर वेट। अब देखो ये वाला हमारा मोल है ना, ये मोल है, ये है ना, ये क्या है मोल है। इसमें अगर मोलिकुलर वेट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट ऑफ नाइट्रोजन निकल जाएगा। देखो वेट ऑफ नाइट्रोजन गैस क्या आ गया V2/224 और नाइट्रोजन का मोलिकुलर वेट कितना होता है 24, इतना हो गया वेट निकल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। कुछ नहीं करना, सिंपल बेसिस परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या हो गया 28 2204 ठीक है, वॉल्यूम V2, ठीक है। और ये W क्या है, ये W है परसेंटेज क्या निकालना है। देखो अगर किसी का परसेंटेज निकालना होता है तो क्या निकालना होता है, मान लो अगर हम लोग निकालना चाहें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन तो क्या होगा वेट ऑफ नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट यहाँ पे होगा इन 200। तो देखो ये वाला जो चीज है हमारा ये क्या है वेट ऑफ नाइट्रोजन है ना, देखो ये वेट ऑफ नाइट्रोजन है और W क्या है वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। अब देखो ये इतना हो गया हमारा ये और ये 100 हो गया परसेंटेज के लिए, ये 20 कैंसिल, तो क्या आया परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 28,224 V2/W। V2 क्या होगा ml में रहेगा और W क्या है ग्राम है, क्या ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट है, ठीक है, क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट। अब करना क्या है, इतना कुछ याद रखना तो है नहीं, हमें ये फॉर्मूला याद रखो कंबाइंड गैस लाओ, ठीक है। इसमें पता होना चाहिए कौन सा प्रेशर क्या है, ठीक है, P2 क्या है V2 क्या है T1 क्या है T2 क्या है, ठीक है। दूसरा डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखो, देखो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना 28 मोलिकुलर वेट नाइट्रोजन का 224 नीचे लिखो, V2 हमें निकालना होता है, ठीक है, W वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया रहेगा या कभी कभी V2 भी आपको दे दिया रहेगा। ये V2 कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से ये V2 निकालना, लेकिन कभी कभी क्या है ये V2 आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। देखो 2015 का सवाल है, ठीक है, सबसे टफ सवाल था, ठीक है। ऐसा सवाल ना ही जेई में आया, जेई एडवांस तक में नहीं आया, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है इन ड्यूमास मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, क्या लिखा है 0.25 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्या दिया है, ये आपको W दे दिया है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट दे दिया है, ठीक है। कंपाउंड गिव 40 ml ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड एट टेम्परेचर 300 केल्विन, ठीक है, 300 केल्विन पे वॉल्यूम पता है, 8 and 7 to 5 mm प्रेशर पता है। इफ एक्वस टेंशन एट 300 केल्विन इज 25 mm। देखो ये जो P1 जो था ध्यान से देखो एक्वस टेंशन का प्रेशर P1 है, ये जो P1 क्या है एक्वस टेंशन का प्रेशर है। तो लिखा रहेगा जब भी क्वेश्चन आएगा तो लिखा रहेगा कि एक्वस टेंशन का प्रेशर क्या है, ठीक है, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड क्या है, कंपाउंड नाइट्रोजन का परसेंटेज हमें निकालना। पहले देखो डाटा क्या क्या लिखा हुआ है, हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट दे दिया है, हमें V1 पता है, V1 जब प्रेशर P1 के पास है, V1 कितना है 40 ml दिया है,
T1 टेम्परेचर देखो 300 केल्विन दिया है, T2 तो हमेशा सेम रहेगा ना, T1 नहीं T2 नहीं चेंज करेगा, ना ही P2 चेंज करेगा। हमें W पता है, V1 पता है, T1 पता है। अब देखो टोटल प्रेशर देखो ये वाला दिया है 725, और P1 क्या है, एक्वस टेंशन के पास प्रेशर P1 है, वो 25 दिया है। तो देखो P माइनस P1 इंटू V इंटू T1 इक्वल टू P2 V2। अब देखो P हो गया 725, P1 हो गया 25, वॉल्यूम 1 40, ठीक है, ये हो गया 300, P2 पता था 760, V2 हमें निकालना है, ठीक है, टेम्परेचर T2 273। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो जो वॉल्यूम आता है वो अप्रॉक्स में 33 आता है। कितना आता है? 33। अब देखो अगर हमें परसेंटेज लिखना होगा, परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन वेट, मतलब 28 हो गया नाइट्रोजन, फिर 224 नीचे हो गया, वॉल्यूम 33 आ गया है, और क्या हमें वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है कितना, 0.25 ग्राम। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो सॉल्व करते हैं, एक सेकंड, देखो सॉल्व करते हैं, क्या है 28 है और नीचे क्या है 224 है, तो एक मिनट, 28 डिवाइडेड बाय 224 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 0.125, और क्या है हमारा अगला है 33 को डिवाइडेड करना है 0.25 से, तो ये क्या करना है 0.25 से, तो ये आ जाएगा हमारा 132। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 132 इंटू कितना है 0.125, ये आ जाएगा कितना 16.5%, 16.5%, देखो 16.7, मतलब आंसर बी हमारा सही, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। देखो जेई का सवाल है 2022 का, सेम कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ इसमें डाटा दिया है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। देखो क्या लिखा है, 0.2 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब W दे दिया है, ठीक है, was subjected to estimate the नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए, ठीक है, बाय ड्यूमॉस मेथड, ड्यूमॉस मेथड से निकालना है। वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इवॉल्व एट एटीपी कितना दिया है 22.4 ml, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड, परसेंटेज निकालना, बेसिक परसेंटेज हमें निकालना है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 28 हमेशा सेम रहेगा, 224 हमेशा सेम रहेगा। अब जो V2 होता था वो आपको दिया है कितना 22.4 ml आपको दे दिया गया है, क्या N2 जो इवॉल्व हो रहा है HSTP वो दिया है कितना 22.4, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट कितना है 0.2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो ये जब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं कितना आता है 0.125 आता है, और इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, ये पॉइंट हटा दो, ये पॉइंट हटा दो, तो 224/2 मीन्स 11/2 मीन्स 112, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा 0.125 इंटू 112 कितना आ जाएगा हमारा 14%, ठीक है। देखो जेई का सवाल था, लेकिन इसमें क्या है वॉल्यूम आपको डायरेक्ट दे दिया था, वॉल्यूम दे देगा तो ये फॉर्मूला याद है बना लेंगे, लेकिन वॉल्यूम नहीं दिया रहता है तब क्या है वो वाला कंबाइन गैस लॉ लगाना पड़ता है, और वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली याद रखना, दोनों फॉर्मूला से कर लेते हैं। देखो नीट में ज्यादा से ज्यादा यही पूछ सकता है, ड्यूमास मेथड नाइट्रोजन के लिए एस्टिमेशन में यूज किया जाता है, बस काफी खत्म। फिर ये फॉर्मूला याद रखना, और फॉर्मूला से न्यूमेरिकल आया तो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना है, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट क्या है मेथड है हमारा जेल्दाल मेथड, ठीक है, कुछ नहीं है, थ्योरी पढ़ाते हैं उसमें सब कुछ समझ में आएगा। देखो इन दिस मेथड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कन्वर्टेड टू अमोनिया, क्या होगा जो नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड में रहेगा उसको अमोनिया में चेंज कर देगा, ये मेथड काम खत्म, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, Zildart method is not applicable to the compound containing नाइट्रो। अब जिल्डाल मेथड कौन सा कंपाउंड नहीं देगा, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं देगा, जिसमें नाइट्रो ग्रुप हो, जिसमें नाइट्रोसो ग्रुप हो, जिसमें एजो ग्रुप हो, ये ध्यान रखना, ये आता है, ये न्यूमेरिकल नहीं आएगा लेकिन ये डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रोसो ग्रुप, एजो ग्रुप, ठीक है, एजो कंपाउंड, और ये भी क्या एजो कंपाउंड, एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन रिंग, जो नाइट्रोजन रिंग में है, जैसे कि देखो इस टाइप का एक बनता है, ये देखो रिंग में रहता है, जो कंपाउंड रिंग में भी रहता है ये वाला, ठीक है, इसको पैराडीन पढ़ते हैं, ठीक है। ये भी क्या है हम लोग का जेल्डाल मेथड नहीं देता है, बिकॉज नाइट्रोजन इन दिस कंपाउंड नॉट क्या है क्वालिटेटिवली कन्वर्टेड इनटू अमोनियम सल्फेट, मतलब ये सारे नाइट्रोजन क्या है कन्वर्ट नहीं होगा अमोनियम सल्फेट में, इसी वजह से जेल्डाल मेथड नहीं होता, ये देता है, याद रखना। नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रोसो ग्रुप,
एजो ग्रुप, ठीक है, एजो कंपाउंड, ठीक है, और क्या है, जो नाइट्रोजन रिंग के अंदर हो वो नहीं देगा। बस इतना याद रखना, नीट में यही सवाल आ चुका है, उसमें कौन सा था, एजो वाला दिया हुआ था, ठीक है। अभी देखेंगे वो कंपाउंड, वो भी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इतना हो गया, चलो अब जेल्दाल मेथड बिल्कुल देखना भी नहीं है, डायग्राम ऐसे लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं देखना है, ठीक है। अब रिएक्शन पे चलते हैं, रिएक्शन कैसे होता है देखो। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉपर सल्फेट साथ में H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाइट्रोजन होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा क्या, अमोनियम सल्फेट में, ठीक है। इसमें जो नाइट्रोजन होगा वो NH4 होल ट्वाइस SO4 के साथ बना लेगा, ठीक है। फिर इसको NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे, क्या बनेगा, Na2SO4 और Na4OH, ठीक है। रिएक्शन नहीं पूछा जाता है, बस बेसिकली बता दें, ठीक है। इंपॉर्टेंट वही है, जल्दाल मेथड कौन नाइट्रोजन कंपाउंड नहीं देता है, नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रोतो ग्रुप, एजो ग्रुप, नाइट्रोजन प्रेजेंट इन क्या है, रिंग, वो नहीं देता है, ठीक है। ये हो गया। अब ध्यान से देखो, ये क्या है, ये जो है NH4OH, ये हमारा एक बेस है ना, देखो OH है मतलब एक बेस है, ठीक है। H2SO4 क्या है, एसिड है। एक बेस एक एसिड के साथ क्या बनाएगा, सिंपल सी बात है, सॉल्ट बनाएगा, ये रहा सॉल्ट, ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान से देखना, बेस और ये एसिड, ठीक है, क्या किया गया है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये क्या लिखा है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, ठीक है, NH4 इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4, क्या है, दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आगे चलते हैं। देखो हम लोग जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़े थे वहां पे बताए थे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, क्या एक फॉर्मूला ये भी होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे अगर लिखते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, क्या हो गया, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलैलिटी इनटू n फैक्टर इनटू वॉल्यूम। देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या आ गया, मोलैलिटी n फैक्टर इनटू वॉल्यूम, ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान से देखो, अब हम लोग को क्या पता है, H2SO4, ठीक है, H2SO4 का n फैक्टर कितना होता है, 2, H2SO4 का n फैक्टर हमारा 2 होता है, ठीक है। अब देखो मोलैलिटी ऑफ H2SO4 हमें चाहिए, m क्या है, यहाँ पे m जो है वो मोलैलिटी ऑफ H2SO4 है, v क्या है, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 है, वो भी किस में, ml में, और n फैक्टर H2SO4 का 2 होता है इस फॉर्मूला से। अब हमें क्या निकालना है, हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना है जेल्दाल मेथड के लिए। ये रहा फॉर्मूला, फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला में सब कुछ बता देंगे कैसे यूज करना है, ठीक है। देखो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा, 1.4 डाटा है, याद रखना है। W क्या है, वेट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या कितना ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट है, N क्या है, नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4, क्या है, N है नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4। क्या नॉर्मेलिटी को हम लोग लिख सकते हैं मोलैलिटी इनटू n फैक्टर, देखो नॉर्मेलिटी को लिख सकते हैं मोलैलिटी इनटू n फैक्टर। मोलैलिटी H2SO4 का दिया रहेगा, आपको n फैक्टर पता रहता है क्योंकि 2 हाइड्रोजन है ना, H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है, n फैक्टर 2 हो गया। और ये V क्या है, ये है वॉल्यूम ऑफ H2SO4 इन ml, ठीक है। फॉर्मूला है, निकालना है, फॉर्मूला याद रखना है, डायरेक्ट सवाल हो जाएगा, कुछ नहीं, क्या हो गया 1.4 बाई W इंटू एन इंटू वी ml परसेंटेज में आ जाएगा। W क्या है, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या है, N क्या है, नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 है, नॉर्मेलिटी को मोलैलिटी में चेंज करेंगे तो क्या होगा, मोलैलिटी इंटू n फैक्टर H2SO4 का 2 होता है। बिल्कुल बेसिक, याद करो, कुछ नहीं, ये सब सब रिएक्शन कुछ भी नहीं जरूरत है, कभी नहीं पूछा जाता है, बस समझने के लिए, ठीक है, याद ये रखना है, यहां से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग नीट का सवाल करते हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा है, इन द जेल्दाल मेथड ऑफ द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए है, प्रेजेंट इन अ सॉइल सैंपल अमोनिया इवॉल्व 0.7 ग्राम ऑफ सैंपल। ये क्या है, 0.75 सैंपल मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट दिया है, ये सैंपल मतलब क्या, एक जो सैंपल लिए हैं उसका ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट है, ठीक है। न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ 1 m H2SO4, क्या बोला है, ये 10 ml वॉल्यूम ऑफ H2SO4 है, ये जो है वॉल्यूम ऑफ H2SO4 है, मोलैलिटी दिया हुआ है, देखो मोलैलिटी कितना है, 1 है, n फैक्टर क्या हो जाएगा, n फैक्टर इसका 2 हो जाएगा ना, n फैक्टर कितना हो जाएगा 2, तो क्या हम लोग n फैक्टर 2 हो जाएगा, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलैलिटी इनटू n फैक्टर, तो n मोलैलिटी 1 है, n फैक्टर 2 है, तो नॉर्मेलिटी कितना आ जाएगा 2, देखो नॉर्मेलिटी 2 आ गया। तो सब कुछ डाटा दिया है, फॉर्मूला लगा दो, देखो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन हमें निकालना है, देखो द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, सॉइल के में हमें चेक करना है कितना परसेंट है, सिंपल, सॉइल का सैंपल लिए, सैंपल में क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट दिया है 0.75, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा 1.4, देखो
परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला है 1.4 बाय W इंटू N इंटू क्या V। देखो 1.4 ये कितना है 0.75 इंटू 2 क्या है नॉर्मेलिटी, वॉल्यूम क्या है 10। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो एक सेकेंड कितना है 1.4 डिवाइडेड बाय 0.75 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1.8 इंटू 2 इंटू 10। देखो ये जीरो गया, ये पॉइंट हट गया, कितना आ गया 1.8 इंटू 2 कितना आ जाएगा 18×36, ठीक है 37। लेकिन क्या है 35 और 37 दोनों है, तो हम लोग को एग्जैक्ट इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो 1.4 बाय 0.75 इंटू 2 इंटू 10। देखो अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं 1.4 को डिवाइड करते हैं 0.75 से, तो आता है हमारा 1.866, ठीक है इंटू 2 इंटू 10, ठीक है। तो क्या होगा, एक पॉइंट हटेगा, जीरो हट जाएगा, मतलब 118.66 इंटू 2 मतलब 36 से ज्यादा आएगा। कितना आएगा हमारा 36 से ज्यादा, तो कितना आ रहा है 18×36 और क्या है ये 66 है, मतलब 36 से ज्यादा आ रहा है। 36 से ज्यादा, अब देखो 45 नहीं होना है, 35 क्या है 36 से भी कम, ये भी खत्म ये भी खत्म, तो कौन सा आंसर होगा हमारा डी, कितना 37.33। इसीलिए क्या है अप्रोक्स वहीं पे करना है जहां पे क्या है ऑप्शन थोड़ा सा ज्यादा दूर दूर हो, ठीक है। चलो आगे। ओके क्या लिखा है, जेल्डाल मेथड यूज। जेल्डाल मेथड किसके लिए यूज किया जाता है एस्टिमेशन, नाइट्रोजन के लिए, काम खत्म, यही से सवाल आता है। आगे देखो जेल्डाल मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, कैन बी यूज टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। कौन से कंपाउंड का एस्टिमेशन कर सकते हैं, किसका नहीं कर सकते। देखो एन डबल बॉन्ड एजो कंपाउंड खत्म, ठीक है। देखो नाइट्रोजन रिंग में है, खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो अमोनिया, और ये बताए थे नाइट्रो कंपाउंड का भी नहीं देता है, ये भी खत्म। ये देखो अमोनिया है, ये देगा, ठीक है। क्या क्या बताए थे, नाइट्रो कंपाउंड नहीं देगा, नाइट्रोसो कंपाउंड नहीं देगा, एजो कंपाउंड नहीं देगा, रिंग के अंदर रहेगा वो भी नहीं देगा। उसके अलावा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन हो वो जिल्दाल मेथड देगा। ये हो गया हमारा NH2, ये हमको देगा, 2022 में आया था, लेटेस्ट सवाल है, ठीक है। चल अगला क्या है, मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन, ठीक है। इससे थोड़ा थोड़ा ज्यादा नहीं, एक दो सवाल, एक सवाल कभी कभी आता है, ठीक है। देखो मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन मतलब क्या, रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटी को निकालना, प्यूरिफिकेशन, ठीक है। देखो सॉलिड के लिए हम लोग सब्लिमेशन यूज करते हैं और क्रिस्टलाइजेशन यूज करते हैं, ठीक है, सॉलिड इंप्यूरिटी निकालने के लिए। लिक्विड और गैस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डिस्टिलेशन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन और क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। क्या है, डिस्टिलेशन है, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन है और क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है। ये लिक्विड और गैस के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, क्रिस्टलाइजेशन किसके लिए था, सॉलिड के लिए। एक बार हम पहले थ्योरी पढ़ते हैं फिर बताते हैं क्या है, ठीक है। बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ कंपाउंड एंड द इम्प्यूरिटीज इन सुटेबल सॉल्वेंट, मतलब क्या, ये जो क्रिस्टलाइजेशन वो किस पे बेस्ड है, सॉलिबिलिटी पे बेस्ड है। मतलब क्या है, जो उसमें प्योर कंपाउंड है वो कितना सॉल्युबल है, जो उसमें इम्प्योर कंपाउंड है वो कितना सॉल्युबल है। मतलब क्रिस्टलाइजेशन किस पे बेस्ड है, प्रिंसिपल उसका किस पे है, सॉलिबिलिटी पे, ठीक है। चल द इम्प्योर कंपाउंड डिजोल्व इन अ सॉल्वेंट, ठीक है। इम्प्योर कंपाउंड क्या होगा, सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाएगा, इन विच इट इज स्प्रेंगली मतलब पार्सली, ठीक है, पार्सली सॉल्युबल एट रूम टेम्परेचर बट क्या है एप्रेसिबली सॉल्युबल एट हाई टेम्परेचर। मतलब कहने का क्या मतलब है, जो इम्प्योर कंपाउंड है वो सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा, ठीक है, ठीक है। वो पार्सली सॉल्युबल होगा रूम टेम्परेचर, देखो रूम टेम्परेचर पे वो कम सॉल्युबल होगा, जैसे ही उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाएगा वो 100% सॉल्युबल हो जाएगा, किसमें, सॉल्वेंट में। तो क्या हो गया, रूम टेम्परेचर पे थोड़ा सा सॉल्युबल होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे वो पूरा का पूरा इम्प्योर, क्या इम्प्योरिटी उसमें सॉल्युबल हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, इफ द कंपाउंड इज हाईली सॉल्युबल इन वन सॉल्वेंट एंड वेरी लिटिल सॉल्युबल इन अदर सॉल्वेंट, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन कैन बी क्या है सेटिस्फैक्टरली कैरिड आउट ऑफ द मिक्सचर ऑफ द सॉल्वेंट। अब समझो ये क्या कह रहा है एक कंपाउंड है, ठीक है, वो एक सॉल्वेंट में थोड़ा सा सॉल्युबल है, एक में थोड़ा सा ज्यादा सॉल्युबल है। क्या करेंगे, जो सॉल्वेंट बनाएंगे ना, सॉल्वेंट मतलब क्या है, जिसमें उसका सॉल्युबिलिटी है, तो जो सॉल्वेंट बनाएंगे दोनों का मिक्सचर ले लेंगे। मतलब एक सॉल्वेंट ये और एक दूसरा सॉल्वेंट, दोनों को मिक्सचर मिला के एक नया सॉल्वेंट बना लेंगे, उसमें हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। चलो क्रिस्टलाइजेशन किस में यूज करते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर में यूज करते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ पोटास एलम में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। देखो अब यहां पे समझो A और B, ठीक है, इसमें एक इंप्योरिटी है, एक हमारा क्या है
हमारा प्योर सब्सटेंस है। ए इज मोर सोलेबल, बी इज लेस सोलेबल, मतलब सोलेबिलिटी पे है, एक ज्यादा सोलेबल होगा एक कम सोलेबल होगा, एक सोलेबल हो जाएगा एक सोलेबल नहीं है उसको छाट के निकाल लेंगे, सिंपल बात खत्म। क्रिस्टलाइजेशन किस पे बेस है, सोलेबिलिटी पे है। चलो आगे देख। ओके अगला क्या है, अगला है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन सुने होंगे, क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाना। देखो होता क्या है, होने का मतलब है सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड बनेगा, लिक्विड और लिक्विड से गैस बनना है, यही होता है। होता तो ये सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, बट क्या है सब्लिमेशन में सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाता है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, सॉलिड इज कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू वेपर मतलब गैस विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड स्टेट। सब्लिमेशन समझिए क्या, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बना देना, उसी को सब्लिमेशन बोलते हैं, वो लिक्विड स्टेट में नहीं जाता, खत्म। एग्जांपल, आयोडीन के प्यूरिफिकेशन में, कैम्फर के प्यूरिफिकेशन में, नेफ्थलीन के प्यूरिफिकेशन में, अमोनियम क्लोराइड के प्यूरिफिकेशन में। इसमें कैम्फर और नेफ्थलीन याद रखना, यही पूछा जाता है सप्लीमेशन किस में यूज करते हैं, कैम्फर और नेफ्थलीन में। ठीक है चारों एग्जांपल है लेकिन दो एग्जांपल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है चलो आगे। ओके अगला क्या है, डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन किस पे बेस्ट है, वो डिस्टिलेशन किसके लिए, लिक्विड और गैस के लिए था। देखो ये प्रिंसिपल किस पे है, देखो बेस्ड ऑन डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर। मतलब ये जो डिस्टिलेशन है वो बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करेगा, मतलब एक का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, एक का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो किस पे है, ये बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है, मतलब इसका प्रिंसिपल बॉइलिंग पॉइंट पे। ठीक है, एल्सो यूज टू सेपरेट वोलेटाइल लिक्विड फ्रॉम नॉन वोलेटाइल। मतलब क्या, एक मान लो एक लिक्विड वोलेटाइल है, एक हमारा नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल मतलब वोलेटाइल का मतलब क्या, वो गैस बन के उड़ जाएगा, एक नॉन वोलेटाइल है तो वो गैस नहीं बनेगा, तो क्या करेगा, जो गैस बनेगा वो खत्म हो जाएगा, जो गैस नहीं बनेगा वो रह जाएगा। तो क्या, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल को बॉइलिंग पॉइंट के थ्रू हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है चलो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ए एंड बी बोथ आर वोलेटाइल। ठीक है, दोनों वोलेटाइल है, मतलब दोनों एक परफेक्ट टेम्परेचर के पास, मतलब बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर वो क्या, जब वेपर बन जाएगा। देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट किसी सब्सटेंस का अगर बॉइलिंग पॉइंट पर ले गए, उससे ज्यादा टेम्परेचर दिए तो वो वेपर बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो देखो ए और बी दोनों वोलेटाइल है, ठीक है, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट चेक कर लेंगे, दोनों में डिफरेंस होगा, दोनों को अलग कर देंगे। अब देखो ए और बी, यहाँ पे एक वोलेटाइल है एक नॉन वोलेटाइल है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट चेक करेंगे, एक वोलेटाइल है उसका बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर देंगे, वो वोलेटाइल हो जाएगा, जो नहीं वोलेटाइल है वो बच जाएगा, हो गया सेपरेट। तो डिस्टिलेशन किस पे डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है। ठीक है चलो, अब क्या है टाइप ऑफ डिस्टिलेशन, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, इसका चार है। ठीक है, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन और स्ट्रीम डिस्टिलेशन। ठीक है, सिंपल डिस्टिलेशन, देखो सिंपल डिस्टिलेशन कहाँ पे यूज होता है, अगर एक ए है और एक बी है, इन दोनों के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस है, वेपर प्रेशर मतलब सॉरी वेपर प्रेशर नहीं, बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो 20 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। सिंपल डिस्टिलेशन कब होगा, जब ए और बी का बॉइलिंग पॉइंट 20 डिग्री से ज्यादा हो, स्टीम डिस्टिलेशन यूज करेंगे, पहला खत्म। ओके, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जब ए और बी का बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 20 से भी कम हो, कौन सा यूज करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, काम खत्म। तीसरा वैक्यूम डिस्टिलेशन, ध्यान रखो वैक्यूम डिस्टिलेशन क्या होता है, वैक्यूम डिस्टिलेशन होता है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, मतलब रिड्यूस प्रेशर के साथ में उसको क्या करते हैं, डिस्टिलेट करते हैं। अब देखो इस क्यों यूज करना चाह रहे हैं ये देखो, अब देखो होता क्या है, देखो वैक्यूम डिस्टिलेशन क्यों यूज करते हैं, होता ये है ना कि एक कंपाउंड है, देखो एक ए है और एक बी है, ठीक है, इन दोनों में से क्या है, कोई एक या दोनों अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले, जैसे मान लो उसको हीट कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट के बाद वो वोलेटाइल होना चाहिए था ना, या टूटना चाहिए, लेकिन वो बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही डिकम्पोज हो जाता है। क्या लिखा है, बट डिकम्पोज एट और बेलो द बॉइलिंग पॉइंट, मतलब क्या, जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट पे गए वो क्या होगा, डिकम्पोज कर गए, या उससे पहले ही डिकम्पोज कर जाता है। इसी वजह से एक नया क्या है, मेथड आया वैक्यूम डिस्टिलेशन से, उसके थ्रू हम लोग दो सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं, मतलब इम्प्योर चीज को हटाते हैं। क्यों, क्योंकि वो बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले ही डिकम्पोज कर जाता है, या हमारा वेपर बन जाता है, या वोलेटाइल हो जाता है। ठीक है चलो आगे देख। ओके अगला क्या है, स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन हम लोग देखते हैं नीचे, ठीक है, जब हम लोग पढ़ाएंगे स्टीम डिस्टिलेशन उसमें देखेंगे। ठीक है चलो आगे देखते हैं।
क्या लिखा है? सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन क्या है? अगर दो कंपाउंड मतलब दो ऑर्गेनिक कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, सिंपल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। देखो, टू सेपरेट लिक्विड विच हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब दोनों क्या है, दोनों लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज्यादा है, दोनों को सिंपल डिस्टिलेशन के थ्रू निकाल सकते हैं। डायग्राम नहीं देखना है हमें, बोर्ड में बनाना नहीं होता है, ठीक है? ठीक है, सिंपल। अब देखो एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल ही पूछा जाता है। सिंपल डिस्टिलेशन का एग्जाम्पल क्या है? क्लोरोफॉर्म और एनिलीन, ये दोनों एग्जाम्पल है। मतलब क्लोरोफॉर्म और एनिलीन को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं थ्रू सिंपल डिस्टिलेशन। क्यों? क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट बहुत डिफरेंट है। इसका देखो 334 है, ये 457, बहुत डिफरेंस है, खत्म काम। एग्जाम्पल याद रखना होगा, क्लोरोफॉर्म और एनिलीन को सिंपल डिस्टिलेशन के थ्रू हम लोग सेपरेट करते हैं। अगला क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसके लिए यूज किया जाता है? जब दो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम हो, टू सेपरेट लिक्विड विच हैव अ स्मॉल डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब दो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम हो, उसको क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं। एग्जांपल, टू सेपरेट डिफरेंट क्या है? फ्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री या पेट्रोलियम इंडस्ट्री। देखो होता क्या है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में क्रूड ऑयल को क्या है, उसके इंप्योरिटी से अलग करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू। इस क्या याद रखेंगे? पेट्रोलियम इंडस्ट्री में कौन सा डिस्टिलेशन लग रहा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, खत्म, कुछ भी नहीं, सिर्फ पेट्रोलियम इंडस्ट्री याद रखो। पेट्रोलियम इंडस्ट्री, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्यों? क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत कम डिफरेंस आता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, बस एग्जांपल याद रखो, काम खत्म। डायग्राम नहीं देखना है, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। देखो अगला क्या है? वैक्यूम डिस्टिलेशन। क्या बताए थे? वैक्यूम डिस्टिलेशन में अंडर रिड्यूस प्रेशर यूज किया जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर यूज करते हैं, ठीक है? देखो, दिस मेथड इज यूज टू प्यूरिफाई लिक्विड हैविंग वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट बट दे डिकम्पोज एट बेलो डिकम्पोज एट और बेलो देयर बॉइलिंग पॉइंट। देखो ये मेथड किसके लिए यूज किया जाता है? जो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई हो, लेकिन क्या होता है, उस बॉइलिंग पॉइंट जाने से पहले या उस बॉइलिंग पॉइंट पे ही वो लिक्विड क्या कर जाता है? डिकम्पोज कर जाता है। क्या हमें तो बॉइलिंग पॉइंट पे ले जाना होगा तभी ना वो सेपरेट होगा, लेकिन जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचा या उससे पहले ही वो सब्सटेंस टूट गया तो क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसीलिए यूज करते हैं हम लोग क्या है? वैक्यूम डिस्टिलेशन। उसको उसमें क्या होता है, हम लोग प्रेशर को क्या है? रिड्यूस करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं कि वो टूटे नहीं, ठीक है? एग्जाम्पल, वैक्यूम डिस्टिलेशन किसके लिए यूज होता है? ग्लिसरील क्या है? ग्लिसरॉल इज सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंटलेस ऑफ इंडस्ट्री। सॉप इंडस्ट्री से ग्लिसरील को क्या है? ग्लिसरॉल को निकालना। कैसे याद रखेंगे? क्या है? वैक्यूम वैक्यूम डिस्टिलेशन में क्या होता है? अंडर रिड्यूस प्रेशर। वैक्यूम डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर कहां किस में यूज होता है? ग्लिसरॉल को निकालते हैं सॉप इंडस्ट्री से, ग्लिसरॉल को निकालते हैं सॉप इंडस्ट्री से, बस काम खत्म। डायग्राम देखना है? नहीं देखना है। चलो नेक्स्ट क्या है? स्टीम डिस्टिलेशन। इसका कभी भी प्रोसेस नहीं पूछा जाता है, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट इसका क्या है? एग्जांपल, स्टीम डिस्टिलेशन में एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। देखो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल को पारानाइट्रोफिनॉल से अलग करते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है, टू सेपरेट सबस्टांस विच आर स्टीम वोलेटाइल, ठीक है, एंड इमिसेबल विद वाटर। मतलब वाटर के साथ क्या होता है? इमिसेबल होता है। सिंपल, हमें देखो ये नहीं पूछा जाता है, कुछ भी नहीं आता है। याद क्या रखना है, स्टीम डिस्टिलेशन में किसको अलग कर सकते हैं? एनिलीन को अलग कर सकते हैं, नाइट्रोबेंजीन को अलग कर सकते हैं, और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पारानाइट्रोफिनॉल दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। किसमें? स्टीम डिस्टिलेशन में। अगर मान लो याद करना है तो ये याद रख सकते हो, स्टीम डिस्टिलेशन में लिक्विड जो है इमिसिबल होता है वाटर के साथ। क्या होता है? वाटर के साथ इमिसिबल होता है स्टीम डिस्टिलेशन में। ये करना है याद? नहीं देखना है, नहीं कुछ नहीं देखना है, जो हम बताएं ना पढ़ो काफी है, ठीक है? बहुत कुछ पढ़ना अभी बाकी है, ठीक है? ये नहीं करना है, ठीक है? चलो ओके, आगे क्या है? डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन प्रिंसिपल। अभी हम लोग क्या पढ़े? सिर्फ डिस्टिलेशन हुआ है, अभी हम लोग डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन प्रिंसिपल है, फिर क्या है? क्रोमेटोग्राफी है, अभी और भी चीज है, ठीक है? अगला क्या है? डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन प्रिंसिपल। ये क्या है? इसको पढ़ते हैं। देखो, बेस्ड ऑन डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन डिफरेंट सॉल्वेंट। मतलब क्या बोल रहा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्युबिलिटी डिफरेंट सॉल्वेंट में अलग होगा, उसके बेसिस पे हम लोग इंप्यूरिटीज को अलग करेंगे,
ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा देखो, व्हेन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रेजेंट इन एक्वस मीडियम, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्वस मीडियम में डालें, इट इज सेपरेटेड बाय सेकिंग इट विथ एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन विच इट क्या है, मोर सॉल्युबल देन वाटर। ठीक है, क्या हुआ समझो ऐसे, क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्वस मीडियम में क्या है, उसको सेपरेट कैसे करेंगे, सेक किए, ठीक है, सेक किए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ, ठीक है, क्या हुआ, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ वो जो है वाटर से ज्यादा सॉल्युबल है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, आगे जरूरत नहीं पड़ता है, बस बेसिक है, समझा देते हैं। ठीक है, द ऑर्गेनिक एंड एक्वा सॉल्वेंट शुड बी इमिसिबल। ऑर्गेनिक और एक्वा सॉल्वेंट इमिसिबल मतलब समझ रहे, दोनों मिक्स नहीं करेगा विथ ईच अदर सो दैट दे फॉर्म टू डिस्टिंक्ट लेयर विच कैन सेपरेटेड बाय क्या है, सेपरेटिव फिनॉल। अगर एक ऑर्गेनिक है, ठीक है, एक ऑर्गेनिक है और एक एक्वा सॉल्वेंट है, दोनों मिक्स नहीं हो रहा, मिक्स नहीं होगा तो दो लेयर बन जाएगा, दो लेयर बन जाएगा तो एक फेनल से दोनों को सेपरेट कर लेंगे, दोनों को क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। देखो, द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज लेटर रिमूव बाय द डिस्टिलेशन और इवोपरेशन। जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसको रिमूव कर सकते हैं, कैसे, डिस्टिलेशन या इवोपरेशन, मतलब क्या, उसको हीट किए, वो क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट पे आया, फिर इवोपरेट कर गया, वापस चला गया, गेट बैक क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे इवोपरेट किए, उसका इवोपरेशन को किसी में हम लोग क्या किए, काउंट मतलब स्टोर कर लिए, फिर उसको हम लोग वापस ले आए, गेट बैक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिए। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को क्या हुआ, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और एक्वा सॉल्वेंट, ठीक है, दोनों अलग अलग हो गए, क्यों, क्योंकि दोनों मिक्स नहीं हो रहा, इमिसिबल है ना, इमिसिबल है। ठीक है, क्या हुआ, दोनों को सेपरेट फनल में, फिर क्या किए, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को कैसे निकाले, सिंपल डिस्टिलेशन किए या इवोपरेशन किए, फिर क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड उससे बाहर निकाले। ठीक है, चल अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्या लिखा है, ए मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड मिथेनॉल। देखो, एक का 56 डिग्री है, एक का 64 है, इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या 20 डिग्री से कम है, 20 डिग्री से कम रहता है, कौन सा यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, काम खत्म। ठीक है, एक सेकेंड, एक मिनट, ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, चलो आगे देखते हैं। अगला क्या है, द मोस्ट सुटेबल मेथड क्या है, सेपरेशन ऑफ वन मिक्सचर ऑफ ऑर्थो और पारा नाइट्रोफिनॉल, बताए थे, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल पारा नाइट्रोफिनॉल किससे निकाले थे, स्टीम डिस्टिलेशन से, बोले थे, इसका एग्जांपल ही इंपॉर्टेंट है, उसका थ्योरी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल पारा नाइट्रोफिनॉल को के मिक्सर को सेपरेट करने के लिए कौन सा डिस्टिलेशन यूज होता है, स्टीम डिस्टिलेशन यूज होता है। ठीक है, काम खत्म। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब क्या है, अगला है हमारा क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, ये लेटेस्ट टेक्निक है, क्या है, लेटेस्ट टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ नहीं है, 3 4 5 सब टॉपिक है, उसको हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, टू प्यूरिफाई कंपाउंड क्रोमेटोग्राफी यूज टू सेपरेट मिक्सचर, मिक्सचर क्या है, यूज करते हैं टू टेस्ट फॉर प्यूरिफाइंग ऑफ कंपाउंड। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है, क्रोमेटोग्राफी लेटेस्ट टेक्निक है। एक होता है इसमें स्टेशनरी फेज, एक होता है इसमें मोबाइल फेज। ठीक है, इन क्रोमेटोग्राफी देयर आर टू फेज, एक स्टेशनरी फेज, एक मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज मतलब क्या, रुका हुआ रहेगा, मोबाइल फेज में मतलब क्या, वो क्या है, उसके पास मोशन रहेगा। ठीक है, चल आगे देखते हैं, टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी, टाइप देख लेते हैं हम लोग, टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी क्या है, पहला टाइप एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एड्जॉर्प्शन मतलब क्या, एड्जॉर्प्शन मतलब होता है, एड्जॉर्प्शन मतलब क्या है, किसी के सरफेस पे एड्जॉर्ब होना, उसको एड्जॉर्प्शन बोलते हैं। देखो क्या लिखा है, एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में क्या है, बेस्ड ऑन फैक्ट दैट डिफरेंट कंपाउंड, ठीक है, डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर हैव डिफरेंट डिग्री ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑन एड्जॉर्बेंट। मतलब देखो, एड्जॉर्बेंट एक सब्सटेंस होता है, ठीक है, एड्जॉर्बेंस क्या होता है, सब्सटेंस, सिलिका जेल यूज करते हैं या एल्यूमिना यूज करते हैं, बता शायद सरफेस टेंशन वाला टॉपिक था, चलो हटा, यहीं पे याद करो। एड्जॉर्बेंट क्या होता है हमारा, कुछ सब्सटेंस होता है, सिलिका जेल एड्जॉर्बेंट की तरह यूज करते हैं, एल्यूमिना एड्जॉर्बेंट की तरह यूज करते हैं। होता क्या है, डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर क्या है, डिफरेंट डिग्री के साथ, मतलब अलग अलग डिग्री के साथ एड्जॉर्ब होते हैं एड्जॉर्बेंट पे, उसी हिसाब से हम लोग सेपरेट करते हैं। ठीक है, क्या है, उसी हिसाब से हम लोग उसको सेपरेट करते हैं। दो टाइप का पढ़ना है, एड्जॉर्प्शन दो टाइप का पढ़ना है, कौन, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। कौन सा, कॉलम देखो, ये एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में हम लोग पढ़ना है कॉलम क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, ओके, अब ध्यान से देखो, स्टेशनरी फेज सॉलिड होगा,
मोबाइल फेज में लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, ठीक है, बेसिक है। चलो आगे देखते हैं। पहला कौन सा है? पहला है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। देखो देखो कॉलम क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी नॉर्मली ग्रेविटी पे ही डिपेंड करता है। अब देखो ध्यान से, कुछ नहीं समझ है। देखो ये क्या है, ये मान लो इसको, इसमें डायग्राम के हिसाब से ही समझ में आएगा, ठीक है। ये देखो, ये एक फनल ले लिए, ठीक है, ये फनल है, ठीक है। इसमें यहां तक देखो, यहां तक एक एडजॉर्बेंट डाला हुआ है। देखो एडजॉर्बेंट है, और जो स्टेशनरी फेज में है क्या है, एडजॉर्बेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके ऊपर देखो, उसके ऊपर से हम लोग क्या डाल दिए, मिक्सचर डाल दिए। देखो पढ़ते हैं उसको समझ में आएगा। क्या लिखा है, इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ओवर ए कोलम एडजॉर्बेंट। ये रहा एडजॉर्बेंट हमारा, ठीक है, जो स्टेशनरी फेज में है, पैक्ड इन ग्लास ट्यूब, ग्लास ट्यूब में पहले से इसको डाल करके, ठीक है, ये हो गया। अब आगे चलो, कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर विच इज मोर सॉल्युबल इन अ स्टेशनरी फेज। क्या किए, इसमें हम लोग मिक्सचर डाल दिए, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर विच इज मोर सॉल्युबल इन स्टेशनरी फेज इज एडजॉर्ब फर्स्ट। जो इस एडजॉर्बेंट में मोर सॉल्युबल है वो पहले एडजॉर्ब हो जाएगा, एडजॉर्ब फर्स्ट, एंड द कंपोनेंट विच इज लेस सॉल्युबल इन स्टेशनरी फेज, जो क्या है कम सॉल्युबल है, वो क्या रहेगा, क्या है, स्टेशनरी फेज में रहेगा। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला लाइन, मोस्ट रेडली एड्सॉर्ब सब्सटेंस आर रिटेन नियर द टॉप। जो सबसे पहले एड्सॉर्ब हो रहा, ध्यान से, जो सबसे पहले एड्सॉर्ब हो रहा वो टॉप पे रहेगा, जो सबसे लास्ट में एब्जॉर्ब हो रहा वो नीचे रहेगा। तो सबसे पहले कौन एड्सॉर्ब हुआ, ए, फिर बी एंड देन सी। बस इसी तरह से पूछा जा सकता है कि कौन सबसे पहले एड्सॉर्ब हुआ है। तो क्या लिखा है, द मोस्ट रेडली एड्सॉर्ब सब्सटेंस आर रिटेन नियर टॉप, टॉप पे रहेगा, अदर कम डाउन टू द वेरियस डिस्टेंस ऑफ द कॉलम, मतलब नीचे आ जाएगा, अलग अलग डिस्टेंस पे रहेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, सिंपल। ए क्या है, सबसे पहले एड्सॉर्ब होगा, फिर बी एड्सॉर्ब होगा, फिर सी एड्सॉर्ब होगा, और ये क्या है, एड्सॉर्बेंट है। और ये देखो ये मूव कर रहा ना, ये क्या है, ये ए और बी मूव कर रहा, ये सब तो मूव कर रहा, ये मोबाइल फेज है, वो स्टेशनरी फेज है, ठीक है। चलो अगला क्या है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफ। देखो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी किस पे डिपेंड करता है, कैपिलरी एक्शन। होता क्या है, पहले डायग्राम समझो। ये एक जार है, ठीक है, ये क्या है, एक जार है, ठीक है, एक जार है, इसमें सॉल्वेंट ले लें, ठीक है, सॉल्वेंट मतलब क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब एक लो इस तरह का ग्लास प्लेट लेंगे, इस तरह का ग्लास प्लेट लेंगे, और इस ग्लास प्लेट में एडजॉर्बेंट कोटेड रहेगा, पूरे में एडजॉर्बेंट कोटेड रहेगा, एडजॉर्बेंट कोटेड ग्लास प्लेट लें, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, involve separation of a substance, a mixture over thin layer of an adsorbent coated क्या है, ग्लास प्लेट, ठीक है। क्या लिए, एक ग्लास प्लेट लिए जिसपे एड्सॉर्बेंट कोटेड है, और उसी पे क्या होगा, हमारा मिक्सचर देखने को मिलेगा, मतलब अलग कर सकते हैं उसी पे, ठीक है। देखो, द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर मूव अप along with the element to the different distance depending on their degree of adsorbance and separation take place। देखो क्या होगा, ये इसमें मिक्सचर है, ठीक है, जो ज्यादा क्या होगा, कैपिलरी एक्शन शो करेगा, वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, एक मिक्सचर यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, सिंपल। तो जो कैपिलरी एक्शन ज्यादा शो करेगा वो यहाँ पे एड्सॉर्ब होगा, फिर यहाँ पे एड्सॉर्ब होगा, फिर यहाँ पे, तो क्या हो गया, तीनों अलग हो गया ना, तीनों अलग, बस अलग ही तो करना है। इस मिक्सचर से निकाल के हमें क्या होगा, कैपिलरी एक्शन के थ्रू वो ऊपर जाएगा और अलग अलग पोजीशन पे एड्सॉर्ब हो जाएगा, अलग अलग पोजीशन पे एड्सॉर्ब हो गया, उठा के अलग कर लेंगे, हो गया हमारा खत्म काम, ठीक है। तो ये जो है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कैपिलरी एक्शन पे काम करता है। वो किस पे कर रहा था, ग्रेविटी, ग्रेविटी के थ्रू नीचे आ रहा था, ये किस पे कर रहा, ऊपर जा रहा, कैपिलरी एक्शन पे, ठीक है। चलो चलो अगला क्या है हमारा, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। देखो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज भी लिक्विड, मोबाइल फेज भी लिक्विड, दोनों। पहला सवाल यही आता है कि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज क्या रहता है, लिक्विड, और मोबाइल फेज भी लिक्विड, पहला हो गया। उसके बाद देखो, ए स्पेशल क्वांटिटी ऑफ पेपर नोन एज क्रोमेटोग्राफी पेपर इज यूज्ड। क्या यूज किया जाता है, एक स्पेशल क्वांटिटी ऑफ पेपर है जिसको क्रोमेटोग्राफी पेपर बोलते हैं, उसको यूज किया जाता है। वो किससे बना होता है, सेलुलोज पेपर रहता है, ठीक है। देखो आगे, क्रोमेटोग्राफी पेपर कंटेन वाटर ट्रैप्ड इन इट विच वर्क इज ए स्टेशनरी फेज। क्या होगा, उसमें वाटर ट्रैप रहेगा और वो स्टेशनरी फेज की तरह वर्क करेगा, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे क्या लिखा है, मूविंग फेज इज अ सॉल्वेंट, ठीक है, मूविंग फेज इज अ सॉल्वेंट
और मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट, जो मूविंग फेज है या तो सॉल्वेंट है या मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट, इन विच स्पोर्टेड क्रोमेटोग्राफी पेपर इज सस्पेंडेड। क्या होगा उसमें क्या होगा, स्पोर्टेड क्रोमेटोग्राफी पेपर सस्पेंड होगा। ठीक है, आगे द सॉल्वेंट राइज अप द पेपर बाय कैपिलरी एक्शन एंड फ्लो ओवर द स्पोर्ट। क्या होगा, जो सॉल्वेंट है वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू कहां चला जाएगा, पेपर पे चला जाएगा और वहां से क्या है, फ्लो करना शुरू कर देगा। ठीक है, द पेपर सेलेक्टिवली रिटेन डिफरेंट कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट पार्टीशन इन द टू फेज। और जो पेपर रहेगा वो क्या करेगा, वो रिटेन कर लेगा कुछ कंपोनेंट को, वो क्या है उसके हिसाब से जितना साइज रहेगा, ठीक है, क्या करेगा वहां से अलग कर लेगा उसको, और जो जिसको फ्लो करना है वो फ्लो कर जाएगा। द पेपर स्ट्रिप सो डेवलप इन कॉल क्रोमोटोग्राम। और क्या होगा, जो जो वहां ट्रैप हो गया वो क्या बना लेगा, क्रोमोटोग्राम बना लेगा। कुछ नहीं है, बेसिक है, एक बार रीड कर लेना काम हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो पेपर क्रोमोटोग्राफी किसका एग्जांपल है, पार्टीशन क्रोमोटोग्राफी, अभी पढ़े ना, ऊपर पार्टीशन से ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, पार्टीशन क्रोमोटोग्राफी। नेक्स्ट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज करते थे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तब यूज करते थे जब दो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम हो। देयर इज ए स्मॉल डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, खत्म, 20 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट सेटिस्फैक्टरी मेथड टू सेपरेट शुगर। शुगर का कौन सा था, क्रिस्टलाइजेशन था, याद है ना, क्रिस्टलाइजेशन से ही हम लोग शुगर को अलग करते थे, याद कर लेना। ओके, बेस्ट एंड लेटेस्ट टेक्निक फॉर आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन। लेटेस्ट टेक्निक कौन सा था, क्रोमेटोग्राफी, है ना, लेटेस्ट टेक्निक हमारा क्रोमेटोग्राफी है, क्रोमेटोग्राफी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, ये अच्छा सवाल है, देखो The fragrance of flower is due to the presence of steam volatile organic compound essential oil। ठीक है, जो फ्लावर है वो फ्रेग्रेंस क्यों दे रहा, उसमें स्टेम वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, उसका एसेंशियल ऑयल है। दिस आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। क्या है, वाटर में इनसॉल्युबल है। ठीक है, एट ए रूम टेम्परेचर बट मिसेबल विद द वाटर वेपर। क्या लिखा है, मिसेबल विद द वाटर वेपर, ए सुटेबल मेथड टू एक्सट्रैक्ट दिस ऑयल फ्रॉम द। देखो बताए थे क्या है, इमिसेबल विद द वाटर, इमिसेबल विद वाटर, इसीलिए याद करने के लिए बोले थे। स्टीम डिस्टिलेशन में क्या यूज होता है, इमिसेबल विद वाटर, तो क्या होता है, मिसेबल विद द वाटर फेज। तो कौन सा यूज होगा, स्टीम डिस्टिलेशन। देखो ऐसा नहीं है कि इसके लिए पूरा पढ़ना होगा, थोड़ा सा कुछ पॉइंट याद रखना कि स्टीम डिस्टिलेशन में क्या होगा, मिसेबल विद वाटर होगा, मतलब इमिसेबल विद वाटर होगा, मतलब एक सॉल्युबल नहीं होगा, एक नहीं रहेगा, दोनों अलग अलग हो जाएगा, जिस वजह से हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन यूज करते हैं इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। जो ऑयल है इसेंशियल ऑयल, उससे इसेंशियल ऑयल निकाल लेते हैं, उससे क्या है हम लोग फ्रेग्रेंस बनाते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो, देखो क्या लिखा है, ड्यूरिंग हियरिंग ऑफ कोर्ट केस द जज सस्पेक्ट that some changes in the document has been carried out. He asked the forensic department to check the ink used to the two different place according to which technique can be separate the result। देखो इंक है, ठीक है, इंक ध्यान रखना, इंक का यूज हो रहा है, इंक मतलब कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन मींस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, काम खत्म। बस ऐसे ही आप रख सकते हो। एनसीईआरटी का पढ़ नहीं सकते, बहुत लंबा इसमें लिखा हुआ है, एनसीईआरटी पढ़ने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और टाइम इसमें उतना लगाना नहीं है, आता भी नहीं है। तो इंक कैपिलरी रिएक्शन शो करेगा, कैपिलरी रिएक्शन किसमें दिखता है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। आगे चलते हैं, देखो ये क्या है हमारा मैच द फॉलोइंग है, इससे सारा कुछ याद हो जाएगा। देखो टू सॉलिड विच हैव डिफरेंट सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी कहां पे यूज होता है, क्रिस्टलाइजेशन वाला, ए का 1 का ई हो गया, 1 का ई, बस एक दो पॉइंट पढ़ो काम हो जाएगा। लिक्विड डेट डिकम्पोज, देखो डिकम्पोज हो रहा था, इस वजह से हम लोग रिड्यूस प्रेशर वाला यूज कर रहे थे, कौन सा होगा, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, डी। स्टीम वोलेटाइल लिक्विड, क्या है, स्टीम वोलेटाइल लिक्विड, वोलेटाइल लिक्विड स्टीम डिस्टिलेशन, खत्म। देखो आगे, टू लिक्विड विच हैव बॉइलिंग पॉइंट क्लोज, क्लोज के लिए कौन सा था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्लोज बॉइलिंग पॉइंट मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। टू लिक्विड लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, सिंपल डिफ्यूजन, काम खत्म हो गया। सिंपल बेसिक याद रखो, हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, ज्यादा टफ नहीं है, एकदम बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, चलो आगे, चलो देखते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है। पेपर क्रोमेटोग्राफी किसका एग्जांपल है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, सोचना ही नहीं है, देखो डायरेक्ट मार के निकलो। आगे आगे क्या लिखा है,
ए लिक्विड एक्स कैन प्यूरिफाई बाय द स्टीम डिस्टिलेशन ओनली। देखो स्टीम डिस्टिलेशन में क्या था, इमेसेबल मिसेबल वाला था ना, इमेसेबल और मिसेबल। देखो एक होगा स्टीम वोलेटाइल, एक इमेसेबल विद वाटर, इसीलिए बोले थे वो इमेसेबल विद वाटर याद रखना। देखो मिसेबल विद वाटर खत्म, मिसेबल विद वाटर खत्म, इमेसेबल विद वाटर है बट एक वोलेटाइल होना चाहिए, एक स्टीम वोलेटाइल होना चाहिए और एक इमेसेबल विद वाटर होना चाहिए। ये बिल्कुल याद रखना। स्टीम डिस्टिलेशन में एक होगा स्टीम वोलेटाइल, एक होगा इमेसेबल विद वाटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर सेपरेशन 1 ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल, कौन बताए थे, स्टीम डिस्टिलेशन। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ओके, नाइट्रोजन डिटेक्शन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कैरिड आउट बाय द लिजानिया टेस्ट। द ब्लू कलर फॉर्म्ड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग। ब्लू कलर कंपाउंड क्या था, ब्लू कलर कंपाउंड था हमारा फेरीफेरोसाइनाइड, फेरीफेरोसाइनाइड, ये रहा स्ट्रक्चर, याद रखना है, Fe4 FeCN6, ये फेरीफेरोसाइनाइड हो गया। चलो नेक्स्ट आगे क्या है, द लिजानिया एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विथ सॉरी, देखो द लिजानिया एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विथ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 while टेस्टिंग फॉर हेलोजन डूइंग। देखो हम लोग लिजानिया टेस्ट में जो एक्सट्रैक्ट रहता है उसको HNO3 के साथ बॉयल क्यों करते हैं, क्योंकि हेलोजन बचे और बाकी सब डिकम्पोज हो जाए। क्या बनेगा, डिकम्पोज होकर Na2S H2S बना लेगा और NaCN HCN बना लेगा। ठीक है, तो ये क्या है, कौन कौन डिकम्पोज करेगा, डिकम्पोज करेगा ये जो हमारा सल्फर का जो कंपाउंड है Na2S एक्सट्रैक्ट और नाइट्रोजन का जो एक्सट्रैक्ट है NaCl, ये दोनों डिकम्पोज हो जाएगा किस में, H2S में और HCN में, बाहर निकल जाएगा, सिर्फ हेलोजन बचेगा, फिर उसको लिजानिया टेस्ट के थ्रू हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट द बेस्ट मेथड फॉर द सेपरेशन कौन है, नेप्थलीन। नेप्थलीन याद है, सब्लिमेशन, नेप्थलीन मीन्स सब्लिमेशन, एक याद रखो, बेंजोइक एसिड याद नहीं है फर्क नहीं पड़ता, नेप्थलीन याद है ना, नेप्थलीन है मतलब सब्लिमेशन से उसको निकाल सकते हैं। ओके, सब कुछ हो गया, पूरा का पूरा प्यूरिफिकेशन कंप्लीट करा चुके हैं, PYQ करा दिए, एमसीईआरटी में जितना क्वेश्चन था सब करा दिए, कुछ भी नहीं बचा है। क्या करना है, रीड करना है, एक दो क्वेश्चन है उसको लगाना है, सारा फॉर्मूला याद रखना है, 2 3 4 फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है क्या, सब कुछ पता होना चाहिए क्या, सिंपल सी बात, कौन टेस्ट कौन दे रहा, कौन नहीं देता है, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, वो एजो कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रोसो कंपाउंड, वही सब अभी लेटेस्ट में ट्रेंड है तो वही सब पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से ध्यान से रीड कर लेना। ठीक है, चलो ओके।